जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड। आज की यह वीडियो सीटेट एग्जाम पर यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें टू दी पॉइंट बताएंगे और आपको यह पता चलेगा कि एनईपी 2020 क्या है, एनसीएफ 2005, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है और आरटीई एक्ट 2009 कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के चैप्टर से प्रश्न आते हैं, टू दी पॉइंट बताएंगे। तो हर बच्चा कमर कस ले, सीट बेल्ट बांध ले। मैं कहता हूं कि अगर प्रश्नों की बात करें तो 40 मिनट के अंदर जहां 4-4 16-16 घंटे लगाते हैं लोग, मैं कहता हूं 4 चैप्टर एक साथ में सबसे तगड़े एग्जाम की रीढ़ दोस्तों, बैकबोन कहे जाने वाले इन चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, सबसे पहले हम एनईपी 2020 की बात करेंगे, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन बना लीजिएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं है। समझिएगा, जो हर बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसके 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। राइट, चलिए देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूं क्या है नई शिक्षा नीति, यानी नई शिक्षा नीति 2020 है। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? एक शिक्षा के क्षेत्र में दस्तावेज है। सिंपल सी बात है, शिक्षा में क्रांति लाने के लिए, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए एक कैसा है, एक चेंज है, यानी एक चेंजमेंट लाने के लिए एक प्रोसेस है। यानी एनईपी 2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। क्या एनईपी 2020 से पहले भी कोई पॉलिसी आई है शिक्षा जगत में? सर आई है। शिक्षा जगत में पहले 2 पॉलिसीज आई हैं। किनके कार्यकाल में आई है? इस बार की जो पॉलिसी है वो किसकी अध्यक्षता में आई है, सब जानेंगे। देखिए, ये जो पॉलिसी आई है ये शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा बड़ा सुधार है। यानी 2020 की जो एनईपी है ये तीसरी बार आई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पॉलिसी को लाए हैं या इससे पहले कोई और प्रधानमंत्री लाया था? देखिएगा, एनईपी 2020 5-3-3-4 यानी 5+3+3+4 पद्धति पर क्या है, एक डेटा है जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की संकल्पना को लेकर आया। अब क्या संकल्पना है, उससे पहले आपको बता दें कि 2020 एनईपी जब आई, उससे पहले 1968 में जब एनईपी आई थी उसे भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के लिए कहा गया। अच्छा, ये 2020 में बार बार 1986 में, 1968 में या 2020 में शिक्षा के क्रांति की बात करता है और एनईपी पे एनईपी लाया जा रहा, इसका मतलब क्या है? तो समझिएगा कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वो थी पुराने समय में अंग्रेजी मॉडल आधारित, है ना। लेकिन उसके बाद जो है 1968 की बात करी गई, उसी समय अगर हम देखें शिक्षा जो मैकाले के रूप में चल रही थी वो अंग्रेजी मॉडल पर थी। 1986 में बदलाव तो किए गए लेकिन पूरी तरह से बदलाव नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं बच्चों को मातृभाषा से कनेक्ट नहीं करा पाया गया। 2020 में बहुत से बदलाव किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह लाया गया। लेकिन यहां कार्यकाल जब यह पूछा जाए तो प्रश्न क्या बनता है, राजनीतिक परिदृश्य से प्रश्न बनता है एक, ये बताओ कि 1968 में जब पहली शिक्षा नीति आई थी वो किस कार्यकाल में, किनके कार्यकाल में आई थी? वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई। 1986 में जो शिक्षा नीति दूसरी आई थी वो किसके कार्यकाल में आई? राजीव गांधी के कार्यकाल में आई। 2020 की जो शिक्षा नीति है वो किसके कार्यकाल में आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आई। तो तीनों प्रधानमंत्री को याद रखना, और तीनों प्रधानमंत्री अगर मैं बात करूं यानी ये 1968 और 1986 ये बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी क्योंकि भारत कहीं ना कहीं उत्थान की तरफ बढ़ा होगा, है ना। उसके बाद ये आई है, आगे इसका भी देखेंगे कि कितना भारत बढ़ता है। फिलहाल यानी 1986 के बाद 34 साल बाद एक शिक्षा नीति आती है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता है और जो भारत में एक शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू की जा रही है। यह शिक्षा पद्धति, पहले शिक्षा पद्धति 10+2 मॉडल पर आधारित थी, लेकिन अब यह शिक्षा पद्धति 5+3+3+4 यानी 10+2 को खत्म करके 5-3-3-4 के क्या है फासले में, यानी 5-3-3-4 की पद्धति पर यह शिक्षा नीति लागू की गई। बात तो ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपको जानना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है प्यारे, ये कहीं ना कहीं ये किसी की अध्यक्षता में आई होगी। अध्यक्षता की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और यही इसके पूर्व जो है अध्यक्ष रहे, कौन से पूर्व जो है प्रमुख रहे? कस्तूरी रंगन, यानी इनके प्रमुख जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 आई।
ठीक है ना। यहां ये आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है मसौदा प्रस्तुत किया गया, यानी मसौदा तो 2019 में प्रस्तुत किया गया, काम 2017 से शुरू किया गया, मसौदा 2019 में, लेकिन नई शिक्षा नीति पॉलिसी नाम दिया गया 2020 में, क्योंकि 2020 में इसको पूरी तरह से यहां पर क्या काम में लाया गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। तो जैसे हम लोगों की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो हम ये कहते रहे कि 10+2 सर जो होता है ना, 10+2, ये 10+2 की शिक्षा नीति जो है, ये 10+2 शिक्षा नीति है, ये कहा कि क्लास 10 करेंगे और 11-12 यानी 10+2 हो जाएगा और फॉर्म डालेंगे और कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया कि भाई 10+2 पुरानी पद्धति को हटाया जाए, 5-3-3-4 के बंडल में अब एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। बोले सर ऐसा कैसे है? अरे भाई ऐसा इसलिए है कि जो नई शिक्षा नीति है, वर्तमान में सक्रिय शिक्षा नीति 10+2 को हटाकर नए मॉडल, ये प्रश्न बनेगा 5+3+3+4 प्रणाली पर अब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये शिक्षा पद्धति जो है ये कैसे चलेगी? देखिए 5 की बात की गई है, तो इसमें 5 का मतलब है ये फाउंडेशनल, जो बच्चे की नींव को मजबूत करेगा, बच्चे की नींव को मजबूत करेगा। यानी थोड़ा सा चित्र बड़ा ले लेते हैं। देखो 5-3-3-4 का मतलब क्या है कि शुरुआती 5 साल का बच्चा, 5 साल का जो बच्चा, यानी क्लास 5 की बात करें तो हम कहेंगे 5 नहीं सर, यहां 5 का मतलब है 5 साल। 5 साल में क्या है? शुरू के 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी स्कूल में रहेगा, और फिर 2 यानी शुरू के 3 साल के बाद जो 2 साल अहम होंगे उसमें बच्चा क्लास 1 करेगा, और प्लस क्या है, उसमें बच्चा क्लास 1 करेगा, है ना, और प्लस क्लास 2 करेगा। इसका मतलब समझे, यानी आंगनवाड़ी में बच्चा कितने साल रहेगा? 3, लेकिन 2 जो साल रहेंगे वो क्लास 1 क्लास 2 रहेंगे। तो 5 वाला यहां पर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 5-3-3-4, क्योंकि 5 है, 3 है, 3 है, 4 है, तो अब 3 जो साल हैं आगे के, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि इसमें बच्चा अब क्लास 3 करेगा, क्लास 4 करेगा, क्लास 5 करेगा, है ना। अब आगे के जो 3 साल हैं इसमें क्लास क्या करेगा? क्लास 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, और आगे के इसमें जो है क्लास 9 करेगा, 10 करेगा, है ना, क्योंकि 4 है इस बार, और फिर 11 करेगा और 12 करेगा। तो कुल मिला के शुरू के 5 साल जो फाउंडेशन वाले हैं, बच्चे की नींव को तैयार करेंगे, उसमें अगर पूछा जाए कि बच्चा आंगनबाड़ी में कितने साल तक रहेगा, तो इसका मतलब है 3 साल तक। क्लास 1 और क्लास 2 कब करेगा? 3 साल आंगनबाड़ी में रहने के बाद करेगा। फिर जो तीसरा पद्धति यानी जो 3 आ रहा है, यानी 5 के बाद जो 3 आ रहा है, यानी जो 5 के बाद अब जो ये 3 आ रहा है, ये तो 5 के बाद जो 3 आएगा उसमें क्लास 3, 4, 5, फिर एक बार 3 आएगा, यानी फिर एक बार 3 आएगा तो हम कहेंगे कि भाई 6, 7, 8, फिर जब 4 आएगा तो 9, 10, 11, 12, तो 10+2 को नकारा गया और 5, 3, 3, 4 के बंडल में अब एजुकेशन को दिया जाएगा। बात इतनी सी थी। ठीक भैया, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अगर हम आगे बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें जीडीपी का कितना % निवेश होगा? तो यार याद रखो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह प्रश्न आया हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस ढांचे पर आधारित है? 5-3-3-4। किसकी अध्यक्षता में? तो किसकी अध्यक्षता में? तो आपको चित्र भी दिखाया, कस्तूरी रंगन, और ये इसरो के प्रमुख रहे हैं पहले, यानी पूर्व इसरो प्रमुख रहे हैं। दूसरा फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये शिक्षा नीति जो है 5-3-3-4 ठीक है, लेकिन ये जीडीपी का कितना % भैया? जीडीपी का तो 6% दोस्तों, जीडीपी का यहां पर क्या रहेगा? जीडीपी का पूरी तरह से आपको याद रखना है कि इसकी हिस्सेदारी सर रहेगी। बात क्लियर है? अगर ये बताइए कि नई शिक्षा नीति से लेकर पूरी तरह से अगर ये पूछा जाए कि एनईपी 2020 के अंतर्गत पूरे भारत में कब तक लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों को मुख्यधारा में ले आए, कब तक ये लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों को बहुत उच्च लेवल की शिक्षा दी जाए, तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाए। बात तो खैर ठीक है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं एक इसका, एनईपी टू द पॉइंट, सारी चीजें टू द पॉइंट समझिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो कठोर पाठ्यचर्चा, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ए ऑप्शन। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। बात सिर्फ इतनी है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कठोर वाले ऑप्शंस को खत्म, परीक्षा की ओर, एग्जाम, देखिए टेक्निकल चीजों की बात कर रहे हैं या एग्जाम की बात कर रहे हैं या कठोर एग्जाम की बात कर रहे हैं या चीजों को अलग कर रहे हैं, चीजों को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए, लेकिन आप अलग नहीं कर सकते। आप अलग नहीं कर सकते। यहां पर आंसर डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए और सी तो हमारा पहले से ही खत्म हो गया था। डी की बात करें तो योगात्मक तरीके जो है ये कहीं ना कहीं कंडीशंस देता है, इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। समग्र शिक्षा सबसे पॉजिटिव है, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव जाएगा। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो दोस्तों एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं तो एनईपी 2020 में अगर यह पूछा जाए क्या बच्चे के मातृभाषा पर जोर दिया गया है? हां सर, बच्चे के मातृभाषा पर जोर दिया गया है, इसलिए क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एजुकेशन पॉलिसी आई, 1968 में जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बाद दूसरी जो 1986 में आई थी, उसमें अभी भी लॉर्ड मैकाले का प्रभुत्व देखा गया, यानी अंग्रेजी शिक्षा की नींव को देखा गया। इसलिए 2020 की बात अगर हम कर रहे हैं तो एनईपी 2020 कक्षा 5, यानी इसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, इन तीनों को एक समझिए। मातृभाषा का मतलब होता है घर में बोली जाने वाली बोली, स्थानीय भाषा का मतलब होता है जहां आपका घर होगा, क्षेत्रीय भाषा वही होगी जो आपका क्षेत्र होगा। तो मातृभाषा, क्षेत्र भाषा और स्थानीय भाषा ये सब एक ही पहलू है, क्योंकि दोस्तों ये आपके क्षेत्र से संबंधित है। आप जिस माहौल में रहते हो वहां की बोली आप जानते हैं। यानी ये कहा गया है कि बच्चा जिस क्षेत्र से आता है, बच्चा जिस घर से आता है, उसकी बोली को तरजीह दीजिए, उसकी बोली को सम्मान दीजिए। अगर टीचर को उसकी बोली नहीं पता है तो टीचर उसकी बोली को सीखे, उसकी भाषा को सीखे। राइट सर, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। कितनी क्लास तक? क्लास 5 तक दिया गया है, इस बात पर याद रखिए। एक प्रश्न आता है, एनईपी 2020 खत्म कर लेते हैं, तुरंत नए चैप्टर पर आते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, वह नई शिक्षा प्रणाली क्या है? पुरानी शिक्षा प्रणाली 10+2 थी सर, और पुरानी शिक्षा प्रणाली 10+2 अगर थी तो नई शिक्षा प्रणाली क्या है? तो हमने कहा 5 साल रहेगा, फिर 3, फिर 3, फिर 4, है ना? ऐसे याद रखिएगा, 5 साल में 3 शुरुआती साल आंगनबाड़ी और 3 जो आपके 2 बचेंगे उसमें क्या रहेगा? क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 याद रखिएगा। इसलिए 5, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सर? यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए, एक प्रश्न और बनता है, इसके बाद हम करते हैं एक नए चैप्टर पर प्रहार। निम्नलिखित में कौन सा जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष? 2017 में शुरू हुआ काम, 2019 में मसौदा तैयार होता है और 2020 में एनईपी 2020 आती है। ठीक है ना? एनईपी 2020 के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, जो फिर से कहूंगा, रिपीट कर रहा हूं, इसरो के प्रमुख रहे हैं सर। ठीक है ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल से तरीके से बताने की कोशिश है। आगे आते हैं, एनसीएफ 2005 क्या है? एनईपी खत्म है, एनसीएफ 2005 नए चैप्टर पर आते हैं। सर देखिए, पहली बार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में है तो सब्सक्राइब ईमानदारी से कर लें, क्योंकि मुद्दे की बात यहां सर्वोपरि है और मुद्दे महत्वपूर्ण है। जहां पर आपको लगता है घंटे, वहां पर हम आपको मिनटों में आपको सुलझाने की कोशिश करते हैं। आप इसी उम्मीद के साथ वीडियो को क्लिक कर रहे होंगे, कोई बहन कोई भाई हमारा होगा इस वीडियो के साथ क्लिक किया होगा कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस इतना ही तो है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं आपकी चीजों पर खरा उतरता हूं, इसका यह मतलब है कि आप एग्जाम में 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक बात है भैया? चलिए आइए हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 को 5 मिनट में समझते हैं। एनसीएफ 2005 को 5 मिनट में कैसे समझते हैं, इतना डिटेल में, और 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। सुनिए, एनसीएफ 2005 है क्या? एनसीएफ 2005 एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब होता है राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा।
ये एनसीएफ 2005 क्या ये शिक्षा के क्षेत्र में ही है सर? हां सर, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में एक दस्तावेज है। क्या है सर? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक दस्तावेज है। किससे संबंधित रहा है? ये एनसीईआरटी से संबंधित रहा है। ये एनसीईआरटी से संबंधित रहा है। ठीक है बात सर, ये भी बात मान ली। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 बल देता है, क्या है? लर्निंग विदाउट वर्डन। क्या सर? लर्निंग विदाउट वर्डन की बात करता है। ये लर्निंग विदाउट वर्डन क्या है? लर्निंग विदाउट वर्डन क्या है? तो लर्निंग विदाउट वर्डन है दोस्तों इसका सूत्र। अगर प्रश्न में आ जाए कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये लर्निंग विदाउट वर्डन है। इसको अगर हिंदी में अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यानी बिना बोझ के अधिगम। क्या है सर? बिना बोझ के अधिगम। बिना बोझ के अधिगम यानी सीखना। तो बिना बोझ के अधिगम अगर प्रश्न में आ जाए कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है प्यारे, तो वो है लर्निंग विदाउट वर्डन, बिना बोझ के अधिगम, यानी बिना भार के अधिगम। अबोध पर भार नहीं डालना है, बस्ते का भार नहीं डालना। दूसरी चीज, अभी ठहरिए, एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में आया? कौन निदेशक रहा है? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आया। लेकिन एक चीज और, अगर आप निदेशक की बात करते हो तो निदेशक कौन रहा होगा? निदेशक रहे हैं कृष्ण कुमार, यानी निदेशक है कृष्ण कुमार। यह भी बात आपको याद रखिए, यानी एनसीएफ के निदेशक कृष्ण कुमार हैं और प्रोफेसर यशपाल अध्यक्ष हैं। कौन? एनसीएफ के। एनईपी के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन सर, है ना? के कस्तूरी रंगन। यह बात हमने आपको क्लियर करी। एनसीएफ 2005 क्या है? एक शिक्षा के क्षेत्र में दस्तावेज है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, 2005 में आया, नाम 2005 इसलिए पड़ा है। लर्निंग विदाउट वर्डन इसका यानी सूत्र है, बिना बोझ के अधिगम। ये आया कहां से है? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, देखिए एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करते हैं, एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करते हैं तो ये आया है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। यानी इसको अगर ये देखा जाए, इसको लिया कहां से गया है, इसको कनेक्ट कहां से किया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से कनेक्ट किया गया है। लेकिन इसमें एक प्रश्न बहुत तगड़ा बनता है कि इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं? प्रश्न तो बहुत तगड़ा है ही। अब जरा देखिएगा कि अगर यह पूछा जाए सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट वर्डन है, अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल हैं, निदेशक कौन है? कृष्ण कुमार हैं। सर कहां से लिया गया है? सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया है। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से। ठीक है बात, इतनी तो बात समझ में आई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क किन भाषाओं में है? सर 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं, 22 भाषाओं के उल्लेख की बात की गई है, उन 22 भाषाओं में सभी में इसका अनुवाद बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। अगर हम बात करें भाषाओं का उल्लेख किस भाग में मिलता है, अगर हम हिंदी की ही बात करें एग्जाम्पल में, तो भाग 17 में हम भाषाओं की बात करते हैं और अनुसूचियों में अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं की बात करते हैं। इसी तरह हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं? एक तो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ दीजिए। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और बाहरी जीवन से, किताबी दुनिया को बाहरी जीवन से, स्कूल के वातावरण को बाहरी जीवन से कनेक्ट कर दीजिए। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि यदि बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 कहता है प्यारे, यदि, क्या कहता है? यदि बच्चों की शिक्षा में बेहतरी लानी है तो बच्चों को इस तरह पढ़ाइए कि कहीं ना कहीं जो स्कूल का वातावरण, एनवायरनमेंट है, पाठ्यक्रम की वो दुनिया जो पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक पर आधारित है, यानी पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक पर आधारित है, उस दुनिया को स्कूल के बाहर के जीवन से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्ति, यानी रोट लर्निंग अवॉइड करनी है। रटंत प्रणाली बच्चे को कतई नहीं, कंठस्थ करना, रटना, याद कराना, ये तो एनसीएफ 2005 मना ही करता है। बात क्लियर है सर? पाठ्य चर्चा पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रहे, वही कहता हूं, टेक्स्ट बुक पर केंद्रित नहीं, पर रहना किस पर चाहिए? रहना सर चाहिए फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर किस पर केंद्रित करें? बालक केंद्रित,
है ना। बालक केंद्रित का मतलब बाल केंद्रित, जिसको चाइल्ड सेंटर्ड कहा गया। क्या शिक्षक केंद्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शिक्षक केंद्रित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शिक्षक केंद्रित एक ऐसी शिक्षा है जो सत्तावादी सिद्धांत पर आधारित है, निर्देश देती है, उसमें बच्चा बिल्कुल मौन रहता है। चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। यही ये 5 जो आपके मार्गदर्शी सिद्धांत है, इसी से पृष्ठ पेडागोजी बनाता है। और पांचवा है आपका राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक बात भैया। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, फटाक से हर बच्चे का क्वेश्चन आना चाहिए सही। क्या है सर? एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश क्या है? सर ठीक बात है, मैंने कहा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से, अब प्रश्न है यहां पर असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश क्या है? तो रक्षा करने वाले पाठशाला के कर्मचारी, समीप की पाठशाला, अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग और उपयुक्त में से एक से अधिक। असुविधा पैदा करने का मतलब है कि ऐसा ऑप्शन ढूंढिए सर जो निगेटिव है। रक्षा करने वाले पाठशाला के कर्मचारी, ये तो पॉजिटिव है। समीप की पाठशाला, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अभी तो आपको हम ये भी बताएंगे कि प्राथमिक विद्यालय से बच्चे के घर की दूरी कितनी होनी चाहिए। आरटीई एक्ट में ये पूछता है कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है तो उसके घर से उसका विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। देखिए, अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग, यही सर है कि अबोध का वजन ज्यादा, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग ही तो असुविधा पैदा कर रहा है, क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या कहता रहा है सर? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बिना बोझ के अधिगम, भार तो बच्चे के ऊपर देना ही नहीं है, बच्चा तो बहुत नाजुक है। अबोध के ऊपर भार नहीं मान्य है दोस्तों, कतई नहीं मान्य है, मान्य हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं ठीक है, बात ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर दूसरे क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सीटेट का प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन को घुमा घुमा के। कहता है दोस्तों, क्या अनुज्ञाप्रद, क्या आधिकारिक, क्या सुविधादाता, क्या इनमें से कोई से एक अधिक? मैं कहता हूं सुविधादाता बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आधिकारिकवाद जो है अगर ये हो जाएगा, ये अनुज्ञाप्रद यानी आज्ञा के प्रति जो है आदर करता हुआ बच्चा, तो कहेंगे कि सर ये दोनों नहीं तो ये कैसे हो जाएगा? आंसर सुविधादाता। सुविधादाता कैसा? सर सुविधादाता के साथ मित्रवत उसके बच्चे के संबंध होने चाहिए, क्योंकि सुविधादाता उसे कहा जाता है कि यदि कोई बच्चे के सामने समस्या है तो उसका शिक्षक क्या करे? समाधान निकाले सर, सुविधा, है ना। एक प्रश्न है एनसीएफ 2005 का। एनसीएफ 2005 के अगर हम थोड़े से कठिन क्वेश्चन पर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? एनसीएफ 2005 के कठिन क्वेश्चन पर जाएं, कहता है कि 2005 की रूपरेखा कौन सी पद्धति से सहमत नहीं है? कौन सी पद्धति से सहमत नहीं है? प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रदान करना और शिक्षक पर, यानी ध्यान दीजिएगा, प्रदान करना, ठीक है। सी कहता है शिक्षक पर ध्यान केंद्रित पद्धति, और डी कहता है बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या बात है, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? अच्छा, बड़े क्वेश्चंस के प्रति बच्चे कहते हैं कि सर हट जाया करिए। लो भैया हट गए, ठीक है। चलो सी 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 बी और सी। चलो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 की रूपरेखा कौन सी पद्धति से सहमत नहीं? प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रदान करना, और शिक्षक पर ध्यान केंद्रित पद्धति, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए सारी चीजें तो सही है, सिंपल सी बात बताओ, विविध चीजों को देखना है, बच्चों की चीजों को देखना है, सर ये पॉजिटिव है। बच्चे पर केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, सर होना चाहिए। सर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये तो सारे तीनों सही थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें हम सहमत सर नहीं है।
जिसमें हम सर सहमत नहीं, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले फैक्ट में थोड़ा सा और हम कहते हैं कठिन बना देगा। सर क्या है, हम कहते हैं कि और कठिन बना दे तो फिर क्या कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य चर्चा क्षेत्रों को भी महत्व देता है? किन क्षेत्रों को देता है? कला शिक्षा, काम और शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। बताइए, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य क्षेत्रों में महत्व देता है? सर कला शिक्षा है ही, आप कला शिक्षा की बात कर ही सकते हैं, स्वास्थ्य और शारीरिक चीजों पर भी बात कर सकते हैं, काम और शिक्षा की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी शिक्षा आ रहा, इसमें भी शिक्षा आ रहा, इसमें भी शिक्षा आ रहा, और शांति के लिए शिक्षा की बात करो, इसमें भी शिक्षा आ रहा। किसमें निगेटिविटी है? नहीं है ना सर। इसलिए सभी विकल्प क्या हो जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लॉक कर जाएंगे। बात तो इतनी सी थी। आ जाइए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ते हैं, बहुत टू द पॉइंट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ते हैं। 2016 का ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहलाता है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2019। इसमें है क्या? सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि विकलांग जिसे कहा जाता था उसे 2016 से दिव्यांग कहा जाने लगा। पहली बात, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया? 2016 में। क्या इससे पहले भी आया? सर आया। 1995 की हम बात कर रहे हैं तो 1995 का संशोधित रूप है 2016। इसमें क्या है कि इसमें 7 प्रकार की क्या थी? 7 प्रकार की विकलांगताएं थी। पहले के अधिनियम में 7 प्रकार की विकलांगताएं थी और इसको बढ़ाकर कर दिया गया 21। तो प्रश्न अगर बन जाए कि विकलांग जो शब्द था वो हटाकर क्या कर दिया गया? दिव्यांग। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब आया? सर ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में। इसके अंतर्गत कितनी अशक्तताएं दी हैं, कितनी डिसेबिलिटी हैं? बच्चे के अंतर्गत जो डिसेबिलिटीज हैं, जो डिसेबिलिटी हैं, विकलांगताएं हैं, दिव्यांगताएं हैं, वो कितनी है? 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। वो कौन कौन सी हैं वो भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको यहां जान लें। देखिए, एनईपी की बात कर लो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, आप आरपीडब्ल्यूडी की बात करते हो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, है ना। तो ये सब फुल फॉर्म पता होने चाहिए। अधिनियम आता है 2016 में। 21 कितने प्रकार की विकलांगताएं हैं? तो 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं जिनके साथ विकलांग लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। वो किसी भी तरह की विकलांगता हो सकती है, वो चाहे शरीर में कोई भी पेशी हो, चाहे वो श्रवण बाधिता हो, चाहे वो बोल नहीं सकता मूक बधिरता हो, चाहे वो ऐसी चीज हो जो शारीरिक संतुलन से संबंधित हो, यहां तक कि एसिड से लेकर सारी चीजें जो बच्चा कहीं ना कहीं शरीर से समस्याओं से जूझ रहा है, आंखों की दृष्टि में न्यूनता हो। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं इन सभी विकलांगताओं में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आरक्षण की बात करेंगे तो 40% अगर कोई विकलांगता है तो उसे आरक्षण की उपलब्धि भी हासिल होती। खैर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऐसा है जिसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं? 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में आया है। निशक्तता की कितनी कोटियां हैं शामिल? तो दोस्तों क्या है? 21 प्रकार की कोटियां हैं। एक प्रश्न बनता है इससे पूर्व कितनी थी? तो पूर्व में दोस्तों कितनी थी? 7 थी। अब कितनी थी? अब कितनी है? तो अब है 21 है। यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब कितनी है सर? 21 है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न एक और। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये देखें तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ही है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ही प्रश्न है। जैसे वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति सक्रियशीलता का विकार है, वो विद्यार्थी जिन्हें प्रामस्तिष्कीय घात है और असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो इससे पहले क्या है? इससे पहले आपको कुछ हम विकलांगताएं दिखाते हैं। जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में टोटल 21 विकलांगताओं की बात की गई है। ये 21 दिव्यांगता कौन है? अंधापन है, कम दृष्टि है, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति है,
श्रवण हानि है जो बहरे हैं, लोकोमोटर विकलांगता है, बौनापन है, बौद्धिक विकलांगता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मानसिक बीमारी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मस्तिष्क पक्षाघात है जो आपके सेरिब्रम सेरिबेलम से संबंधित है, राइट, मांसपेशी दुर्विकार है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हैं, विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बाड़ी और भाषा विकलांगता है, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, स्किल सेल्स रोग है, बहरापन, अंधापन सहित अनेक विकलांगताएं। मैंने कहा था आपसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो बाद में जोड़ी गई, एसिड अटैक पीड़िता और एक पार्किंग्स रोग है, ये सभी विकलांगताओं के अंतर्गत आता है। लेकिन ये 21 विकलांगताएं हैं, इनमें एक प्रश्न आता है कि ये बताओ कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितना % बच्चा अगर कोई व्यक्ति है वो डिसेबल है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो 40% दिव्यांगता से अगर कोई पीड़ित है तो उन लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, यानी लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हैं। 40% की बात करें, अगर कोई व्यक्ति 40% अगर कहीं ना कहीं बधिर है, बधिर की बात करें या श्रवण बाधित है, ठीक है ना, या न्यून अति सक्रियता है। आते हैं अब क्वेश्चन पर आते हैं तो ये देखिएगा, यहां दृष्टिबाधित है, यहां न्यूनता अति सक्रियता है, यहां कहीं ना कहीं प्रमस्तिष्कीय घात है और असाधारण प्रतिभा। और मैं कहता हूं कि दोस्तों 1 2 3 4 ये सारी चीजें आती हैं, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बोलिए, ठीक है, चलो, थैंक यू दोस्तों, आ जाओ, केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे, मजा तभी आता है। आइए अब हम बात करते हैं किस पर, आरटीई एक्ट 2009, और हम वीडियो को खत्म करते हैं। आरटीई 2009 में इतना आनंद आता है, 5 मिनट दीजिए और इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 की बात करें तो इस आरटीई एक्ट 2009 को क्या कहा गया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया कब था सर, ये 2009 में आया था क्या? हां सर, यहां से एक प्रश्न बनता है सर, अगर बात करते हैं संसद की तो देखिएगा, संसद की बात करें तो संसद में ये कहीं ना कहीं क्या है, संसद में इसका डेट कहीं कहीं अलग भी दिया होता है, 4 अगस्त 2009 को यह पारित होता है, ठीक है ना। लागू की अगर हम बात करें पूरे देश में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। तो ये जो चीजें याद रखिएगा, क्यों 2009 एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पारित होता है आरटीई एक्ट। आरटीई का मतलब क्या होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, इसलिए क्योंकि यह संसद की बात करता है, पारित होता है और लागू होता है जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 को। बात यहां तक क्लियर है। ये करता क्या है, ये बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रावधान की बात करता है। लेकिन क्या सारे बच्चे 6 से 14 साल की बात करते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है 2009। क्यों, क्योंकि 2009 में इसको लाया गया, लागू नहीं किया गया। बात को समझने की कोशिश करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात अगर हम कर लें तो आप देखिएगा 21A, ध्यान दो, 21A अनुच्छेद, ठीक है ना, 21A अनुच्छेद के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन बात करता है। यहीं और ज्यादा अगर डिटेल जाननी है तो कौन सा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, बताइए, संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। यह बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। 21A अनुच्छेद, अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आरटीई एक्ट की व्याख्या, 21 है। कौन से संविधान संशोधन में आरटीई एक्ट की व्याख्या, 86 में। कौन सा ईयर रहा होगा, तो 2002 रहा होगा, है ना। यह भी बात आपको याद रखनी है। कितने साल के, कितने वर्ष के बच्चों के लिए रही होगी बात, तो 6 से 14 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई कहलाया, भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करता है। क्या यह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सारे बच्चों के लिए है? नहीं, सारे बच्चों के लिए नहीं। यहां पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो दिव्यांग बच्चा है,
दिव्यांग बच्चा है उसको 6 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी, आगे हम बताएंगे। अब आइए हम अगले फैक्ट, 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच विकलांगता वाले बच्चों को, यहां पर फैक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कोई सामान्य बच्चा है, सामान्य बच्चा है, उसको कितने साल तक एजुकेशन फ्री मिलेगी? 6 से 14 साल, है ना, फ्री एजुकेशन, ठीक है ना। यहीं पर अगर कोई दिव्यांग को क्या कहते हैं? विकलांग। दिव्यांग बच्चा है तो उसको कितना सर? उसको मिलेगी 6 से 18 साल। 6 से 18 साल कैसी एजुकेशन? फ्री। तो दिव्यांग बच्चे के लिए दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, सामान्य बच्चे के लिए और दिव्यांग बच्चे के लिए। बोलो यहां तक तो कोई बात नहीं भूलेंगे? क्लियर हो जाएगी सर? हो जाएगी। बात क्लियर है तो हो जाएगी। आगे राइट टू एजुकेशन की बात करें तो 2002 में मैंने बोला 86वां संविधान संशोधन 21A में इस अनुच्छेद को डाला गया। सभी बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी और को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। राइट टू एजुकेशन ये कहता है सब पढ़ें सब बढ़ें। राइट टू एजुकेशन कहता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आरटीई एक्ट 2009 आता है जो भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाता है। बात कंफर्म हुई सर? हो गई। चलिए आगे फैक्ट पर आते हैं। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू होता है, JNK को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, बार बार कहता हूं। राइट, क्लियर है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने, यानी एक वर्ड आ रहा है अनिवार्य, निःशुल्क, मुफ्त। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने, निःशुल्क शिक्षा जो देने का दायित्व है वो सरकार का है। यह मुफ्त शब्द इंगित करता है कि बच्चे द्वारा कोई शुल्क दे नहीं है जो ऐसी शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसको क्या है? उसको कई गुना, यानी उसको कई गुने का मतलब है 10 गुना। अगर कोई भी स्कूल शिक्षा को बेचता है तो 10 गुना उस पर जुर्माना लगेगा और कैद भी है। राइट है, यह बात आपको याद रखनी है। बोलिए, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू दोस्तों, क्या बात है। अब देखिएगा, यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है। जहां वंचित समूह में शामिल है SC और ST, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, 25% आरक्षण देता है। यहां तक कि यह भी कहता है आरटीई एजुकेशन कि राइट टू एजुकेशन कहता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा गरीब हैं, अगर सरकारी स्कूल में नहीं, लेकिन अगर हम उस स्कूल की बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल है, उनमें भी 25% सीटें आरक्षित की गई हैं जो वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं, जो आरक्षण वाले बच्चे हैं। राइट, ये बात याद रखिए गरीब बच्चों के लिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुछ बातें हैं, यानी क्या क्या ये मना करता है शिक्षा का अधिकार। अभी देखिए बहुत कुछ बताना है कि जैसे एक कोई बच्चा है, वो अपने घर से कितना दूर उसका स्कूल होना चाहिए, जो मैंने अभी चर्चा की थी, है ना। वैसा एक क्वेश्चन भी ले रहा हूं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 क्या क्या नहीं कहता है कि भैया ये मत करो। शारीरिक दंड बच्चे को नहीं देना है और मानसिक उत्पीड़न नहीं करना है, कतई नहीं करना है, आरटीई एक्ट कहता है। ये दोस्तों पेडागोजी में काम करेगा सीटेट में। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं कर सकते कि प्रवेश अगर आपका दाखिला होगा तभी जब आप स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरेंगे, जब आप ऐसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत गुजरेंगे। प्रति व्यक्ति शुल्क, बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है जो राज्य चाहता है। सर समझ गए ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, लव यू। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन बच्चे को कतई नहीं पढ़ा सकते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं भाई पकड़ गए तो जेल चले जाओगे। अगर सरकारी विद्यालय में अगर आप हैं तो आप निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आपके यहाँ सरकारी विद्यालय में होंगे बहुत सारे लोग निजी ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे, इसलिए शिकायत मत करना, है ना। तुम कहो कि भैया मेरी तो नौकरी नहीं लग रही है इसलिए मैं तो भैया शिकायत करूंगा। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं सर, होना नहीं चाहिए। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? बच्चे के घर से क्रमशः अगर पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा, अगर कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, अगर कोई बच्चा 1 से 5 तक
का स्कूल पढ़ता है, यानी प्राथमिक विद्यालय में बच्चा क्लास 1 से क्लास 5 तक है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्कूल से दूरी, याद रखिए, स्कूल से दूरी जो है 1 किलोमीटर होनी चाहिए। स्कूल से दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। दूसरा, 6 से 8 तक कोई बच्चा अगर उच्च प्राथमिक में जा रहा है, अगर वो उच्च प्राथमिक में जा रहा है, उच्च प्राथमिक जूनियर में, और जूनियर में कोई बच्चा अगर जा रहा है, तो स्कूल से दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? स्कूल से दूरी वो 3 किलोमीटर, यानी स्कूल से दूरी का मतलब समझ रहे हो ना, स्कूल से घर की दूरी 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक होना चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहा है, घर से स्कूल, घर से स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए अगर कोई बच्चा क्लास 1 to 5 में पढ़ता है। यानी प्राथमिक विद्यालय की दूरी केवल 1 किलोमीटर होनी चाहिए बच्चे के घर से। दूसरा, स्कूल से दूरी अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हो, तो अगर कोई बच्चा 6 से 8 में पढ़ता है तो वो 3 किलोमीटर तक हो सकता है। बोलिए, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो, भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो मौलिक अधिकार हमने कहा कि आर्टिकल 21A में रखा गया। संशोधन की बात करें तो हमने कहा 2002 में जो होता है वो 86वां संविधान संशोधन। कब होता है? 2002 में। और ये 86वां होता है, इसका मतलब है कि सर ऑप्शन किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ। आरटीई अधिनियम 2009, आरटीई अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद की कक्षाएं हैं। आयु के अनुसार अधिक सजातीय, आयु के अनुसार अधिक विषम, यानी विषम का मतलब है विषम जातीय, असजातीय, अप्रभावित, क्योंकि आरटीई स्कूल में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता और उपयुक्त में से एक से अधिक। अप्रभावित निगेटिव है और प्रभावित नहीं करता ऑलरेडी निगेटिव है। नहीं, आयु के अनुसार अधिक विषम निगेटिव है और आयु के अनुसार अधिक सजातीय यानी ये पॉजिटिव है, इसलिए विकल्प किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। राइट हो गया ना सर? ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर पर तरीकों का वर्णन करता है? शिक्षा के तरीकों की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन सा है? 6 से 14 साल का है और दिव्यांग बच्चों का 6 से 18 साल का है। राइट सर, बहुत बढ़िया। आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 1 किलोमीटर पर होना चाहिए बच्चे के घर से स्कूल की दूरी, और अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करोगे तो 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चे के घर से होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस चीज को बता चुका हूं। यहां पर बताया कि घर से स्कूल की दूरी, प्राथमिक में स्कूल से दूरी 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक में 6 से 8 में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो कहते हैं कि 6 से 8। बात क्लियर हो गई? समझ गए ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना? 1-3। 1-3 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की बात करें, अगर कोई समस्या है विद्वानों से पढ़ना है 96 28 23 84 04 ऐप पर पढ़ना है तो यहां पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज भेजें, तुरंत ऑटोमेटिक एक लिंक मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ ही साथ ये ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये कहीं ना कहीं देखिए सुपर फास्ट वीडियो, आप टाइम देख लो, आप ये देखो कि टाइम देख लो और हमने पढ़ाया क्या आपको। हमने आपको ये 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, हमने कितने मिनट में खत्म किए हैं और इनके टेस्ट भी लगाए हैं साथ में। एनईपी, एनसीएफ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरटीई 2009 हमने ये पढ़ाया है आपको। मैं टू दी पॉइंट पढ़ाता हूं। कोई बहन कोई भाई पूरी तैयारी करना चाहता है, मैं सारे एग्जाम के सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और निःशुल्क पढ़ा रहा हूं सालों से। मैं इतना कहता हूं, सालों से पढ़ा रहा हूं निःशुल्क, तो फिर दिक्कत किस बात की है? सालों से अगर मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूं तो इस बार भी पढ़ाऊंगा और हर बार पढ़ाऊंगा और एग्जाम तक आपको 4 बार रिवीजन करा दूंगा। आपको सारे चैप्टर पढ़ लेने हैं, सारे चैप्टर पढ़ लेने। एक क्लास में कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, एक क्लास में 4-4 चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप बताओ, एक क्लास में 4-4 चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसलिए गुरुजी वर्ल्ड में आए हुए सारे बच्चों का अभिनंदन, इस्तकबाल साथियों। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी वाले हैं आप, इसलिए कहता हूं मैं, भैया टाइम लग सकता है क्योंकि वक्त को बदलने में वक्त लगता है दोस्तों, तो आप सही जगह हैं। सारे बच्चों का स्वागत। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम और आप सबको बहुत सारा प्यार। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।